हाँ कर दो स्टार्ट। हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं संकल्प का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो साथियों, हमने पिछली क्लासों के अंदर राजस्थान इतिहास के अंदर जो भी पढ़ा है, आज उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ में ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। और पहला प्रश्न जो है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है कि गटियाला अभिलेख किस प्रतिहार राजा से संबंधित है। पहला प्रश्न है गटियाला अभिलेख जो है ये कौन से प्रतिहार राजा से संबंधित है। इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में नागभट प्रथम दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ककुक दिया है, ऑप्शन नंबर सी में द्वंद दिया है, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर वत्सराज दिया है। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि गटियाला अभिलेख किस प्रतिहार राजा से संबंधित है। नागभट, ककुक, द्वंद, वत्सराज। देखो, सबसे पहले हम नागभट प्रथम की बात करें तो ये जो नागभट प्रथम था, इस नागभट प्रथम के बारे में हम लिख सकते हैं कि इन्होंने 730 में चावंडों से भीनमाल को जीता था। 730 ईस्वी में चावंडों से किसको जीता था? चावंडों से भीनमाल को जीता था। 730 ईस्वी में चावंडों से भीनमाल को जीता था। चावंडों से किसको जीता था? भीनमाल को जीता था। भीनमाल को जीता था। भीनमाल को जीता था। चावंडों से भीनमाल को जीता था नागभट प्रथम ने जीता था। और नागभट प्रथम जो है, इनको प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनको प्रतिहार वंश का क्या कहते हैं? तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा है? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो है, ये वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे नागभट प्रथम। वास्तविक संस्थापक जो है ये कौन से हो जाएंगे? नागभट प्रथम हो जाएंगे। प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट प्रथम हो जाएंगे। ककुक आपके सामने दिखाई दे रहा है, और ककुक प्रतिहार जो थे, इस ककुक प्रतिहार के द्वारा 861 ईस्वी में गटियाला शिलालेख लिखवाया गया था। इन्होंने 861 में कौन सा शिलालेख लिखवाया था? 861 में गटियाला शिलालेख लिखवाया था। गटियाला शिलालेख, ये जो गटियाला शिलालेख है ये किस राजा के समय का है? गटियाला शिलालेख जो है ये ककुक प्रतिहार के समय का है। ककुक प्रतिहार के द्वारा यह शिलालेख 861 ईस्वी के अंदर लिखवाया गया था। 861 ईस्वी में यह शिलालेख लिखवाया गया था। अगर आपने क्लासों को अच्छे से देखा है और जो आपको पढ़ाया गया है उस पर आपने अगर ध्यान दिया है तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। वत्सराज प्रतिहार की अगर बात करें तो वत्सराज प्रतिहार की उपाधि महत्वपूर्ण है। और वत्सराज प्रतिहार की कौन कौन सी उपाधियां हैं? इनकी उपाधि एक तो जयवरा है, जयवरा है, और एक इनकी उपाधि आती है रणहस्तिन। रणहस्तिन, जयवरा है और रणहस्तिन, ये दोनों उपाधियां किसकी आती है? वत्सराज प्रतिहार की आती है। जयवरा है और रणहस्तिन की उपाधियां किसकी है? वत्सराज प्रतिहार की है। तो प्रश्न आपके सामने था गटियाला अभिलेख में जो है, गटियाला अभिलेख किस प्रतिहार राजा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ककुक प्रतिहार। तो इसका जो सही उत्तर है वो राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ककुक प्रतिहार। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। किस प्रतिहार शासक ने आदिव्राह की उपाधि को धारण किया था? किस प्रतिहार राजा के द्वारा आदिव्राह की उपाधि को धारण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है नागभट प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में नागभट द्वितीय है, ऑप्शन नंबर सी में वत्सराज है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है मिहिरभोज। नागभट प्रथम की हमने अभी बात की थी कि नागभट प्रथम प्रतिहार वंश के क्या है? वास्तविक संस्थापक है। प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट प्रथम है। नागभट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। किसका नाशक कहते हैं? मलेच्छों का नाशक। मलेच्छों का नाशक किसको कहते हैं? तो मलेच्छों का नाशक नागभट प्रथम को कहा जाता है। मलेच्छों का नाशक किसको कहते हैं? नागभट प्रथम को मलेच्छ नाशक के नाम से जाना जाता है। नागभट द्वितीय जो है, इस नागभट द्वितीय को किस नाम से जानते हैं? तो नागभट द्वितीय ने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार जो इन्होंने उपाधि को धारण किया था, ये ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने कर्ण की उपाधि को धारण किया था। कौन सी उपाधि को धारण किया था? कर्ण की उपाधि को धारण किया था ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार। वत्सराज प्रतिहार जो है, इस वत्सराज प्रतिहार ने कौन सी जाति को हराया था? भंडी जाति को हराया था। कौन सी जाति को? भंडी जाति को हराया था। भंडी जाति को हराया था।
बंडी जाति को किसने हराया था? बंडी जाति को हराने वाला जो राजा है जिसका नाम हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार। तो वत्सराज प्रतिहार ने बंडी जाति को परास्त किया था। मिहिर भोज जो है, इस मिहिर भोज के लिए हम कह सकते हैं, मिहिर भोज की उपाधियां प्रमुख है। और मिहिर भोज की कौन कौन सी उपाधियां हैं? जैसे मिहिर भोज को कहा जाता है मालवा चक्रवर्ती, इनको मालवा चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है, मालवा चक्रवर्ती के नाम से इनको जाना जाता है। साथ में इनको प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता है, इनको प्रभास पाटन के नाम से जानते हैं। मालवा चक्रवर्ती, प्रभास पाटन, और साथ में आदिव्राह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आदिव्राह के नाम से किसको जाना जाता है? तो आदिव्राह के नाम से मिहिर भोज को जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिहिर भोज जिनको आदिव्राह कहते हैं, प्रभास पाटन कहा जाता है, साथ में इनको मालवा चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। आदिव्राह नाम इनका कहां पर मिलता है? तो इनका नाम आदिव्राह जो है ये हमें कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में इनका नाम हमें आदिव्राह मिलता है। ऐप पर रिकॉर्ड रहेगी ना सर जी? बिल्कुल ऐप के ऊपर रिकॉर्ड रहेगी, क्लास टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभास पाटन जो है, प्रभास पाटन किस में कहा जाता है? दौलतपुर जो अभिलेख है, इस दौलतपुर अभिलेख के अंदर इनको प्रभास पाटन कहा गया है। और आदिव्राह किसके अंदर कहा गया है? आदिव्राह ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा रहेगा कि किस प्रतिहार शासक ने आदिव्राह की उपाधि को धारण किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा आपका मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? यानी महेंद्रपाल प्रथम के गुरु कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम जो थे प्रतिहार राजा, उनके गुरु कौन थे? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है चंद्रप्रभ, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है चंद्रप्रभ, ऑप्शन नंबर बी में धनपाल, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है राजशेखर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर फिरदौसी दिखाई दे रहा है, फिरदौसी दिखाई दे रहा है। देखिएगा चंद्रप्रभ की अगर बात करें तो एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है प्रभावक चरित्र। ये जो प्रभावक चरित्र ग्रंथ है, ये प्रभावक चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? प्रभावक चरित्र जो ग्रंथ है, ये प्रभावक चरित्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रभावक चरित्र ग्रंथ जो है ये चंद्रप्रभ के द्वारा लिखा गया है। प्रभावक चरित्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रप्रभ के द्वारा लिखा गया है। अगर मैं बात करूं राजशेखर की, राजशेखर की अगर बात करें तो राजशेखर की एक पत्नी है और राजशेखर की पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी। इनकी पत्नी का नाम क्या है? अवंती सुंदरी नाम है। इनकी पत्नी का नाम है अवंती सुंदरी। राजशेखर की पत्नी का नाम क्या है? अवंती सुंदरी नाम है। राजशेखर जो थे इन्होंने अपने प्रतिहार राजा महेंद्रपाल जो था, इस महेंद्रपाल को क्या कहा था? तो अपने प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम जो आते हैं, महेंद्रपाल प्रथम जो आते हैं, इस प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक कहा था। क्या कहा था? रघुकुल तिलक कहा था। रघुकुल तिलक शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया था? रघुकुल तिलक शब्द महेंद्रपाल के लिए प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? राजशेखर ने। तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा था। साथ में राजशेखर जो है इन्होंने महिपाल को, महिपाल नाम का जो अपना प्रतिहार राजा था, इस महिपाल को क्या कहा था? महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि कहा था। रघुवंश मुक्तामणि कहा था। रघुवंश मुक्तामणि कहा था। महेंद्रपाल प्रथम जो है, इस महेंद्रपाल प्रथम के लिए रघुकुल तिलक शब्द का प्रयोग किया था और महिपाल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? रघुवंश मुक्तामणि शब्द का प्रयोग किया था। राजशेखर के हमने काफी सारे ग्रंथ जो थे, ये ग्रंथ भी पढ़े थे हमने। राजशेखर ने काफी सारी रचनाएं हैं राजशेखर की, ग्रंथ और इनके जो नाटक थे उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि इनके काफी सारे नाटक और काफी सारे इनके क्या मिलते हैं? ग्रंथ देखने को मिलते हैं। जैसे कर्पूर मंजरी, इनका एक नाटक ग्रंथ आता है कर्पूर मंजरी। एक आता है बाल रामायण, बाल रामायण, बाल रामायण। एक आता है बाल भारत, बाल भारत, बाल रामायण, बाल भारत। एक आता है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। एक आता है विदशाला, विदशाला, विदशाला। हर विलास, हर विलास। और एक आता है भुवन कोश। कौन सा? भुवन कोश।
ये सारे के सारे जो नाटक और ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सारे के सारे जो है वो राजशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। कमेंट देख लो, हमारे भी कमेंट देख, बिल्कुल मैं आप सभी के कमेंट जो है वो देख रहा हूँ। देव मीना 3 नंबर बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे, आपने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये जो विद्यशाला ग्रंथ था, इस विद्यशाला ग्रंथ के अंदर महेंद्रपाल को कौन सा शब्द दिया था? रघुकुल तिलक शब्द दिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? राजशेखर हो जाएगा। कि राजशेखर के जो गुरु थे, अपने राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल प्रथम के क्या थे? गुरु थे। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु का नाम था राजशेखर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला लिखा गया था? प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला लिखा गया था। पहली बात तो ये कि जो कुवलयमाला ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखो, कुवलयमाला जो ग्रंथ है ये 778 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। 778 ईस्वी के अंदर कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है? कुवलयमाला ग्रंथ लिखा जाता है। राम राम गुरु जी, बिल्कुल जी, राम राम, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। तो आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। कुवलयमाला जो ग्रंथ है ये 778 ईस्वी के अंदर लिखा जाता है। और एक ऐसा ही ग्रंथ आता है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, और हरिवंश पुराण जो ग्रंथ है, ये हरिवंश पुराण जो ग्रंथ है ये कब लिखा गया था? 781 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। अगर आपने प्रतिहारों का शासनकाल सही से देखा था तो आपको शासनकाल के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला जो है वो लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने वत्सराज है, ऑप्शन नंबर बी में भोज प्रतिहार, सी में जोट प्रतिहार, और डी के अंदर नरभट्ट जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। नरभट्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिएगा, वत्सराज प्रतिहार जो थे, इस वत्सराज प्रतिहार का समय अगर आपको याद हो तो वत्सराज प्रतिहार का समय कितना था? वत्सराज प्रतिहार जो है इनका समय था 780 से लेकर 795 ईस्वी तक का समय किसका था? वत्सराज का था। और वत्सराज का समय अगर 780 से 795, तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही रहेगा कि वत्सराज प्रतिहार जो है, इस वत्सराज प्रतिहार के समय में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या था? कुवलयमाला। और इन्हीं के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है? हरिवंश पुराण जो है वो लिखा जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर हम बात करें जोट प्रतिहार की, तो जोट प्रतिहार जो है ये गंगा में जल समाधि लेते हैं। गंगा में क्या लेते हैं? गंगा में जल समाधि लेते हैं, जल समाधि लेते हैं। गंगा में जल समाधि किसके द्वारा ली जाती है? जोट प्रतिहार के द्वारा गंगा में जल समाधि ली जाती है। और जोट प्रतिहार ने गंगा में जल समाधि ली, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? इस बात की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? गटियाड़ा अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? तो गटियाड़ा अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि जोट प्रतिहार ने गंगा में जल समाधि ली थी। साथ में प्रतिहारों का एक ऐसा राजा जो क्या बजाता था? वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। जोट प्रतिहार वीणा बजाते थे। इन्होंने गंगा में क्या ली थी? जल समाधि ली थी। बिल्कुल सभी का सही उत्तर आया है। नरभट्ट जो है, इस नरभट्ट की हमने 2 उपाधियां पढ़ी थी। और नरभट्ट की एक तो उपाधि कौन सी थी? तो इनकी एक उपाधि है पिलीपणी। इनकी एक तो हमने उपाधि पढ़ी थी पिलीपणी, पिलीपणी। और एक इनकी उपाधि पढ़ी थी हमने पेल्लोपेली, पेल्लोपेली, पेल्लोपेली। पिलीपणी जो है, इस पिलीपणी का मतलब क्या होता है? पिलीपणी का मतलब होता है विद्वानों को आश्रय देने वाला। पेल्लोपेली का मतलब होता है सब साहसिक कार्य करने वाला। तो ये 2 उपाधियां जो है वो किसकी थी? नरभट्ट की थी। और ये जो कुवलयमाला ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? उद्योतन सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? उद्योतन सूरी के द्वारा। उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कुवलयमाला। और जीन सेन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो जीन सेन सूरी जो है, इस जीन सेन सूरी ने, जीन सेन सूरी जो है, इस जीन सेन सूरी के द्वारा हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सर क्लास का टाइम 5 बजे का था ना, बिल्कुल थोड़ा जल्दी हो गया। मज़ा आ रहा है सर, लेकिन मैं क्लास लाइव नहीं, बाद में देखता हूँ। कोई बात नहीं, आप लाइव क्लास देखा करो ताकि आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सको लाइव के अंदर, है ना, कोई बात नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? हमने पीछे भी इसकी बात की है। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? इस प्रश्न की हमने पीछे चर्चा की है, किसे कहा गया है? तो नागभट्ट प्रथम
प्रथम आपके सामने है ऑप्शन में, और ऑप्शन में आपके सामने महेंद्र पाल प्रथम है, ऑप्शन में महिपाल है, और ऑप्शन में कौन सा है, राज्यपाल है। देखो नागभट्ट प्रथम जो था, इस नागभट्ट प्रथम जो है इसको मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में अपने पिछले प्रश्न के अंदर बात किया है। सही लिखना सर, ये लिखना है क्या? प्रश्न जो है वो आप थोड़ा सा देख लेना आराम से, कोई बात नहीं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा ना, प्रश्न का उत्तर दोगे तो अभ्यास होगा ना। तो ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम जो है इनको ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। पिछली क्लास में कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर प्रश्न कैसे आते हैं, ये भी साथ साथ बता दो, इसलिए हम प्रत्येक रविवार को आपके सामने जो भी 7 दिनों में पढ़ाएंगे उसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आ जाएंगे ना, जिससे आपका अभ्यास होता रहेगा। नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम जो है, इस महेंद्रपाल को क्या कहा जाता है? महेंद्रपाल को कहा जाता है निर्भय राजा। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं निर्भय राजा, साथ में इन्हीं को कहा जाता है निर्भय नरेश। निर्भय राजा निर्भय नरेश के नाम से जानते हैं। निर्भय राजा निर्भय नरेश के नाम से किसको जाना जाता है? महेंद्रपाल प्रथम को जाना जाता है। साथ में महेंद्रपाल प्रथम को महिषपाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महिषपाल के नाम से जाना जाता है। साथ में इनको महेंद्रायुध कहा जाता है। क्या कहते हैं? महेंद्रायुध कहा जाता है। महेंद्रायुध के नाम से भी इनको जाना जाता है। महेंद्रायुध के नाम से भी इनको जाना जाता है। महिपाल जो है, इस महिपाल को हेरम्बपाल और विनायकपाल के नाम से जाना जाता है। इनके जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? तो महिपाल के उपनाम हो जाएंगे, एक तो इनको कहते हैं हेरम्बपाल। किस नाम से जाना जाता है? हेरम्बपाल। हेरम्बपाल, और साथ में इन्हीं को किस नाम से जानते हैं? विनायकपाल के नाम से भी जाना जाता है। विनायकपाल, हेरम्बपाल और विनायकपाल के नाम से इनको जाना जाता है। हेरम्बपाल और विनायकपाल के नाम से किसे जाना जाता है? महिपाल प्रथम को जाना जाता है। महिपाल प्रथम को जाना जाता है। और जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल से आप राज्यपाल के बारे में बताना कि राज्यपाल जो है इनके समय में 1019 में महमूद गजनवी जो थे, इस महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया था। गजनवी ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने कनौज के ऊपर आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी के अंदर 18 ईस्वी के अंदर कनौज के ऊपर आक्रमण किस राजा के समय किया था? राज्यपाल के समय। और एक बार एग्जाम में सीधा प्रश्न ये पूछा गया था कि राज्यपाल कौन से वंश के राजा है? तो राज्यपाल जो है वो आपके प्रतिहार वंश के राजा है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम, ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर था। ये देखो आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको सूची जो है ये मिलानी है। प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। जो नीचे दिया गया कूट है इसका प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ए में विग्रहराज, ए के अंदर विग्रहराज दिखाई दे रहा है और सामने क्या है? चौहान लिखा हुआ है। बी में आपको हरिश्चंद्र दिखाई दे रहा है और सामने लिखा है प्रतिहार। सी के अंदर आपके सामने बप्पा रावल दिखाई दे रहा है और सामने लिखा है गुहिल। और डी के अंदर आपको जयचंद दिखाई दे रहा है और सामने लिखा है गहदवाल वंश। यानी ये तो इनके वंशों के नाम है और ये इनके जो है वो आपके सीधे सीधे जो है वो राजाओं के नाम जो है वो लिख रखे हैं। बिल्कुल हेलो जी सर, टेस्ट रोज होता है क्या? ये जो है वो आपका हर रविवार को ये प्रश्नोत्तरी जो है वो आपके सामने आएगी। तो विग्रहराज के सामने कौन सा वंश लिखा है? चौहान वंश लिखा है। और हरिश्चंद्र के सामने कौन सा वंश लिखा है? प्रतिहार वंश लिखा है। बप्पा रावल के सामने कौन सा वंश लिखा है? गुहिल वंश लिखा है। और जयचंद के सामने कौन सा वंश लिखा है? गहदवाल वंश लिखा है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। देखो विग्रहराज चतुर्थ जो था, ये विग्रहराज चतुर्थ या विग्रहराज सेकंड जो है ये कौन से वंश के राजा है? चौहान वंश के राजा है। कौन से वंश के हैं? चौहान वंश के राजा है। हरिश्चंद्र कौन से वंश के राजा थे? हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के राजा है। कौन से? प्रतिहार वंश के राजा है। देव मीणा आपका सही उत्तर आया है। और बप्पा रावल जो है ये कौन से वंश के राजा है? तो बप्पा रावल गुहिल वंश के राजा है। जयचंद कौन से वंश के राजा है? तो जयचंद गहदवाल वंश के राजा है। कौन से वंश के राजा है? गहदवाल वंश के जो राजा है जिनका नाम क्या आता है? जयचंद आता है। क्या आता है? जयचंद आता है। 6 का 3 1 2 3 4। हाँ
तो 6 का 3 सही है। देव मीणा ने क्या बताया 1 3 2, ये गलत है। 1 2 3 4 जो है, जिनका 1 2 3 4 आ रहा है उनका राइट है, जिनका 1 2 3 4 आ रहा है उनका राइट है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है, सी उत्तर जो है वो इसका राइट है। देखो विग्रहराज चतुर्थ जो था, इस विग्रहराज चतुर्थ जो है इनको कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? विग्रहराज जो है, इस विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कवि बांधव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। अजमेर में कौन सी पाठशाला बनवाई थी? सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला जो है, इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया जाता है। हरिश्चंद्र जो है ये प्रतिहार वंश के थे, और हरिश्चंद्र प्रतिहार की जो उपाधि है वो कौन सी है? रोहल्दी की। कौन सी है? रोहल्दी की है। इनकी जो उपाधि थी वो कौन सी है? तो इनकी उपाधि है रोहल्दी की। रोहल्दी की उपाधि किसकी है? हरिश्चंद्र प्रतिहार की है। ये प्रतिहार वंश के संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष इनको कहा जाता है। बप्पा रावल जो थे, इन्होंने 734 के अंदर जो है 734 में मान मौर्य को परास्त करके चित्तौड़ जो है, इस चित्तौड़ वाले क्षेत्र के ऊपर अधिकार किसने किया था? बप्पा रावल ने किया था। जयचंद कौन से वंश का था? गहदवाल वंश का था। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1090 ईस्वी के अंदर चंद्रदेव गहदवाल जो थे, इस चंद्रदेव गहदवाल ने यशपाल को परास्त करके कौन से वंश की नींव रखी थी? गहदवाल वंश की नींव रखी थी। तो इस प्रश्न का राइट जो उत्तर है वो कौन सा होगा? तो 3 नंबर इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? बड़ा शानदार प्रश्न है ये, कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है हवेनशांग, और बी में आपको दिखाई दे रहा है अल मसूदी। ए में हवेनशांग, बी में अल मसूदी, सी में सुलेमान, और डी के अंदर कौन सा है? बाणभट्ट है। देखो बाणभट्ट तो आप छोड़ दो, चलो ये 3 जो है ये विदेशी यात्री है। ये 3 क्या है? विदेशी यात्री है। अब देखो जो हवेनशांग था, इस हवेनशांग ने कौन सी किताब लिखी थी? हवेनशांग की पुस्तक का नाम क्या था? तो हवेनशांग की पुस्तक का नाम था सी यू की। ये जो सी यू की पुस्तक है ये किसकी है? हवेनशांग की है। हवेनशांग ने कौन सी किताब लिखी थी? सी यू की किताब लिखी थी। और अल मसूदी ने महजुल जुहाब, महजुल जुहाब, महजुल जुहाब के नाम से किताब किसकी है? तो महजुल जुहाब के नाम से पुस्तक जो है ये अल मसूदी की है। महजुल जुहाब के नाम से किताब किसकी आती है? अल मसूदी की आती है। सुलेमान ने कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल सिंध वल हिंद। इनकी किताब का नाम आता है किताब उल सिंध वल हिंद, किताब उल सिंध वल हिंद, वल हिंद, किताब उल सिंध वल हिंद के नाम से किताब किसकी है? तो ये सुलेमान की है। इस किताब का नाम आपको किताब उल वल हिंद सिंध करके भी नाम मिल सकता है। और बाणभट्ट जो है इसने कौन सी किताब लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखा था हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र के नाम से किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष चरित्र जो किताब है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर आया है बलवीर, आपका बिल्कुल राइट उत्तर आया, सी ऑप्शन बताए। तो सुलेमान जो था, इस सुलेमान के द्वारा विदेशी यात्री गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इनकी सैन्य शक्ति और इनकी समृद्धि का उल्लेख जो है वो किया था, और उस विदेशी यात्री का नाम क्या था? सुलेमान था। इस सुलेमान ने ये अपने भोज प्रतिहार के समय आते हैं। कब आए थे? 851 ईस्वी के अंदर आते हैं। 851 ईस्वी में भोज प्रतिहार के समय आए थे। और सुलेमान ने भोज के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो भोज को कट्टर हिंदू कहा था। भोज को क्या कहा था? कट्टर हिंदू कहा था। भोज को कट्टर हिंदू कहा था। साथ में इन्होंने भोज को इस्लाम की दीवार कहा था। इस्लाम की क्या कहा था? दीवार। कट्टर हिंदू कहा था, इस्लाम की दीवार कहा था, अरबों का अमित्र कहा था, अरबों का अमित्र कहा था, अरबों का अमित्र कहा था, भारत को काफिरों का देश कहा था,
भारत को कौन सा देश कहा था? तो भारत को काफिरों का देश किसने कहा था? तो भारत को काफिरों का देश जो है ये कहा जाता है। भारत को काफिरों का देश किसके द्वारा कहा जाता है? सुलेमान के द्वारा भारत को काफिरों का देश कहा जाता है। साथ में हवेनसांग जो थे, इस हवेनसांग ने अपने प्रतिहारों के क्षेत्र को क्या कहा था? प्रतिहार जो क्षेत्र है, इस प्रतिहार क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? कुचेल्लो शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? कुचेल्लो शब्द का प्रयोग किया था। प्रतिहार क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? कुचेल्लो शब्द का प्रयोग किया था। साथ में जो प्रतिहारों की राजधानी बीनमाल है, इस बीनमाल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? पिल्लो मोल्लो, पिल्लो मोल्लो शब्द का प्रयोग किया था। इनकी राजधानी जो थी, जिस राजधानी का नाम था बीनमाल, और बीनमाल के लिए पिल्लो मोल्लो शब्द का प्रयोग किया था। अल मसूदी ने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा था और राजा को क्या कहा था? बोरा कहा था। अल मसूदी जो है, इन्होंने गुर्जरों को अल गुर्जर और राजा को बोरा कहा था। सर क्लास डाउनलोड नहीं होगी, क्यों? क्या बात है, ऐसा क्यों है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सुलेमान इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रतिहार वंश के अंतिम राजा कौन से हैं? प्रतिहार वंश के अंतिम राजा कौन से हैं? देखो, प्रतिहार वंश के अंतिम राजा पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है राज्यपाल, बी में है त्रिलोचन पाल, सी में है विनायक पाल और डी में है यशपाल। इनमें से आपको ये बताना है कि प्रतिहार वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम शासक था, वो कौन सा था। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में हमने अभी बात किया था कि इनके समय में किसका आक्रमण होता है? 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी का इनके समय में क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। त्रिलोचन पाल के समय में 1019 के अंदर जो है वो किसका आक्रमण होता है? महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है 1019 के अंदर। यशपाल जो है, ये यशपाल प्रतिहार वंश के अंतिम राजा है। कौन से वंश के? प्रतिहार वंश के अंतिम राजा है। प्रतिहार वंश के अंतिम राजा कौन से हैं? तो प्रतिहार वंश के अंतिम जो राजा है, जिस अंतिम राजा का नाम आता है यशपाल। और यशपाल जो थे, इनको 1090 ईस्वी में चंद्रदेव गहदवाल जो थे, 1090 में चंद्रदेव गहदवाल जो है, इस चंद्रदेव गहदवाल ने परास्त किया था। चंद्रदेव गहदवाल ने हराकर गहदवाल वंश की नींव रखी थी। कौन से वंश की नींव रखी थी? गहदवाल वंश की नींव रखी थी। गहदवाल वंश की क्या रखती है? नींव रखते हैं। गहदवाल वंश की नींव रखी थी चंद्रदेव गहदवाल जो है। इस चंद्रदेव गहदवाल ने परास्त किया था किसको? यशपाल को। और कौन से वंश की नींव रखी थी? तो इनके द्वारा गहदवाल वंश की नींव रखी जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मंडोर के प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन सा है, प्रश्न अगर आपके सामने आए कि मंडोर के प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन सा है, मंडोर के प्रतिहार वंश का अंतिम राजा, मंडोर के प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन सा है? अंतिम राजा कौन सा है? तो आप बताना इंद्रजीत है। मंडोर के प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन सा है? मंडोर के प्रतिहार वंश का जो अंतिम राजा है, जिसका नाम आता है इंद्रजीत, जिन्होंने अपनी पुत्री किशोर कंवरी का विवाह किसके साथ में किया था? रावचूड़ा के साथ में किया था। और दहेज में क्या दे दिया था? मंडोर दे दिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर जो है वो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। मोहनोत नेणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई थी? मोहनोत नेणसी जो है, इसने प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई थी? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब तक हम थोड़ी बात करते हैं मोहनोत नेणसी के बारे में। देखो, मोहनोत नेणसी जो है, इस मोहनोत नेणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई थी? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। मोहनोत नेणसी जो था, ये अपने मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था। जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन से थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी जो है वो मोहनोत नेणसी थे। मोहनोत नेणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजपुताने का क्या कहते हैं? तो राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल जो है ये किसको कहते हैं? मोहनोत नेणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। मोहनोत नेणसी को राजपुताने का क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं।
ठीक है सर, ये प्रतिहार याद ही नहीं होते। बिल्कुल याद तो जी करना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा, करोगे तभी होगा ना। हाँ, पहले से हार मानने से क्या ही होता है। बिल्कुल आगे देखिएगा, राजपुताने का अबुल फजल मुहणोत नैणसी को कहा जाता है। मुहणोत नैणसी जो थे, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं। एक तो इनका ग्रंथ आता है मारवाड़ रा प्रगणारी विगत, मारवाड़ रा प्रगणारी विगत, मारवाड़ रा प्रगणारी विगत के नाम से ग्रंथ लिखा था। और एक इनका ग्रंथ आता है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। मारवाड़ रा प्रगणारी विगत राजस्थान का गजेटियर, और नैणसीरी ख्यात जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखे गए हैं। बहुत बढ़िया, सभी के बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। तो मुहणोत नैणसी जो थे, इन्होंने 24 शाखा तो किसकी बताई थी? मेवाड़ की कितनी शाखा बताई थी? मेवाड़ की 24 शाखा बताई थी इन्होंने, मेवाड़ की 24 शाखा बताई थी। और प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई थी? प्रतिहारों की 26 शाखा जो है वो मुहणोत नैणसी ने बताई थी। तो जिनका सी उत्तर आ रहा है उन सभी का राइट उत्तर है, जिनका सी उत्तर आ रहा है उनका राइट उत्तर है। 24 शाखा मेवाड़ के राजाओं की बताई थी, 24 शाखा मेवाड़ के राजाओं की बताई थी। और प्रतिहारों की टोटल जो है वो 26 शाखा इन्होंने बताई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? कि महावीर स्वामी का जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण कौन से प्रतिहार राजा के काल में हुआ था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, कुकुस्थ और नागभट्ट द्वितीय। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से राजा के काल में जो है वो महावीर स्वामी जो है इनके जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। देखो, कुकुस्थ प्रतिहार जो था, कुकुस्थ प्रतिहार जो है, इस कुकुस्थ प्रतिहार के समय में इन्होंने मंडोर में क्या बनवाया था? मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया था। मंडोर में इन्होंने क्या बनवाया था? मंडोर में इनके द्वारा बनवाया जाता है विजय स्तंभ। मंडोर में इन्होंने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। और ये विजय स्तंभ राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कौन सा है? मंडोर के अंदर बना है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुकुस्थ के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा ओसिया जोधपुर जो है, इस ओसिया जोधपुर के अंदर कौन सा मंदिर है? महावीर स्वामी का मंदिर है। किसका मंदिर है? महावीर स्वामी का मंदिर है। कहां पर है? ओसिया जोधपुर में। और ओसिया जोधपुर जो है, इस ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। और ओसिया जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओसिया जोधपुर सूर्य तथा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य तथा कौन से मंदिर के लिए? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और एक प्रश्न और बनता है कि प्रतिहार काल में मंदिर निर्माण की शैली कौन सी थी? कि प्रतिहार काल में मंदिर निर्माण की शैली कौन सी थी? प्रतिहार काल में मंदिर जो निर्माण की शैली है, मंदिर निर्माण की शैली कौन सी थी? तो मंदिर निर्माण की जिस शैली का प्रयोग करते थे, उस शैली का नाम था महामारू शैली। कौन सी शैली? महामारू शैली, या इसी शैली को प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है। तो अपने कौन से प्रतिहार राजा थे जिस प्रतिहार राजा के समय में महावीर स्वामी के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था? तो उस प्रतिहार राजा का नाम हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार, जिनके समय में एक तो जैन मंदिर बना था और एक क्या बना था? सरोवर बना था। कहां पर? ओसिया जोधपुर के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन आ जाएगा, 2 नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल महामारू शैली। देव मीना जी, सम्राट अशोक मौर्य के अभिलेख कहां से मिले हैं? प्रश्न सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न है कि सम्राट अशोक मौर्य के शिलालेख जो है वो कहां से मिले हैं? सर, संस्कृत की क्लास कब लगती है? वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, है ना? जब भी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। सम्राट अशोक मौर्य के अभिलेख कहां से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने है गिलुंड, ऑप्शन नंबर बी में है जोधपुरा, सी में है गणेश्वर और डी के अंदर है बेराट। आपको ये बताना है कि सम्राट अशोक मौर्य के शिलालेख जो है ये कहां से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है गिलुंड, और गिलुंड जो है ये कहां पर है? गिलुंड है राजसमंद में। कहां पर? गिलुंड है राजसमंद में। गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में है। और गिलुंड राजसमंद के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे।
गिलुंड राजसमंद में है, कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे जो है वो गिलुंड सभ्यता विकसित हुई थी। राजसमंद में बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित होती है? गिलुंड सभ्यता विकसित होती है। जोधपुरा जो है वो जयपुर के अंदर है। वर्तमान में ये कोटपुतली में ये भी चली गई है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो। हालांकि अभी भी कौन सा जीके पूछा जा रहा है? पुराना जीके जो है पूछा जा रहा है। तो जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, साबी नदी के किनारे। गणेश्वर जो है, ये गणेश्वर वर्तमान में कहाँ पर है? नीम का थाना। और पहले कहाँ पर थी? सीकर में थी। पहले कहाँ पर थी? सीकर के अंदर थी। पहले सीकर में थी, वर्तमान में कहाँ पर है? नीम का थाना में है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और बेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो बेराट सभ्यता है आपकी कोटपुतली के अंदर। कहाँ पर है? कोटपुतली के अंदर। बेराट सभ्यता कहाँ पर है? कोटपुतली में है। और कोटपुतली में है, पहले कहाँ पर थी? जयपुर के अंदर थी। पहले कहाँ पर थी? जयपुर में थी। कौन सी नदी के किनारे है? बाण गंगा नदी के किनारे। बाण गंगा नदी जो है, इस बाण गंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता सर में मास्टर बेंच लिया हुआ है, पर उसमें क्लासेज नहीं है प्रॉपर, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं है। क्लासें प्रॉपर चल रही है, इसमें लाइव क्लासें चल रही है बलवीर जी, है ना। लाइव क्लासें इसके अंदर चल रही है आपकी मास्टर बेंच के अंदर। सभी क्लासें जो है वो इसके अंदर हो रही है। जो क्लासें नहीं चल रही है वो आगे आपकी क्लासें वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी तो लगभग 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को आपकी क्लासें हो रही है प्रॉपर रूप से। तो बेराट कहाँ पर है? कोटपुतली। और पहले कहाँ पर था? जयपुर के अंदर था। सम्राट अशोक के अभिलेख की बात कर रहे हैं, और सम्राट अशोक का जो अभिलेख था, जिस अभिलेख का नाम था बाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख था? बाबरू शिलालेख या बाबरू अभिलेख था। बाबरू अभिलेख। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, जिसका नाम था बाबरू शिलालेख। और ये बाबरू शिलालेख 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट जो थे, इस कैप्टन बर्ट ने खोजा था कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। और कैप्टन बर्ट ने कौन सी पहाड़ी से बाबरू शिलालेख खोजा था? बिज्जक की पहाड़ी से खोजा था। कौन सी पहाड़ी थी? बिज्जक की पहाड़ी थी। इस बिज्जक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट के द्वारा बाबरू शिलालेख की खोज की जाती है। ये बाबरू शिलालेख जो है ये अशोक मौर्य के समय का है। किसके समय का है? अशोक मौर्य के समय का कौन सा शिलालेख है? बाबरू शिलालेख है। जिसकी भाषा कौन सी है? तो बाबरू शिलालेख की भाषा है प्राकृत। भाषा कौन सी है? प्राकृत है। और इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि हो जाएगी ब्राह्मी। इसकी भाषा तो कौन सी है? प्राकृत है। और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। कौन से शिलालेख की? बाबरू शिलालेख की। और वर्तमान में ये शिलालेख कहां पर है? तो वर्तमान में ये शिलालेख है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि कोलकाता के अंदर ये शिलालेख जो है वो वर्तमान के अंदर रखा गया है। इस बाबरू शिलालेख जो है, इस बाबरू शिलालेख में बौद्ध धर्म के 3 शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं। और बौद्ध धर्म के 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें बौद्ध धर्म के जो 3 शब्द है इसके अंदर जो देखने को मिलते हैं, ये 3 शब्द है बुद्ध, धम्म और संघ। एक तो कौन सा है? बुद्ध है। एक इसमें कौन सा है? धम्म है। और एक इसमें क्या है? संघ है। बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये तीनों शब्द जो है वो कहां पर देखने को मिलते हैं? तो बाबरू शिलालेख के। इतना टाइम नहीं मिलता सर, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो सम्राट अशोक मौर्य के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता जो है यहाँ से, बेराट से अशोक मौर्य के शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, अहड़ पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? अहड़ पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है अमलानंद घोष। देखो अमलानंद घोष जो थे, इस अमलानंद घोष ने 1951-52 के अंदर किसकी खोज की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। 1951-52 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की जाती है? अमलानंद घोष के द्वारा। बिल्कुल अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है।
बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। वी.एस. शिंदे, और वी.एस. शिंदे जो था, इस वी.एस. शिंदे के द्वारा किस सभ्यता की खोज की जाती है? तो वी.एस. शिंदे के द्वारा गिलुंड सभ्यता की खोज की जाती है। कौन सी सभ्यता की? गिलुंड सभ्यता। ये जो गिलुंड सभ्यता है, इस गिलुंड सभ्यता की उत्खनन जो था वो किसके द्वारा किया गया था? वी.एस. शिंदे के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। वी.एन. मिश्र की अगर बात करें तो सभ्यता जिसका नाम आता है बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। 1962-63 ईस्वी के अंदर बालाथल सभ्यता का खोज जो है वो वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया था। अक्षय कीर्ति व्यास जो थे, इस अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 के अंदर कौन सी सभ्यता की खोज की गई थी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की जाती है? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की जाती है। आहड़ जो सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की जाती है। और आहड़ का जो उत्खनन था, आहड़ का जो उत्खनन है ये किसके द्वारा किया जाता है? आहड़ का जो उत्खनन है ये किसके द्वारा किया जाता है? आहड़ का उत्खनन होता है, खोज तो इसकी 1953 में हुई थी, उत्खनन 1956 ईस्वी के अंदर होता है। किसके द्वारा किया जाता है? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन किसने किया था? तो राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन आहड़ का जो है वो पी.सी. चक्रवर्ती करते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से इसका जो उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्खनन पी.सी. चक्रवर्ती के द्वारा किया गया है। पी.सी. चक्रवर्ती जो है इनके द्वारा राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो दो टीले थे, पश्चिमी और पूर्वी टीला, इन दोनों टीलों के ऊपर प्रकोष्ठा कौन सी सभ्यता के यहाँ पर देखने को मिला है? ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी में है आहड़, सी में है गणेश्वर और डी के अंदर क्या है? बेराट है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं ये आपको बताना है। हो जाता हूँ, कोई बात नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहिए फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ से हमें दोहरी रक्षा प्राचीर जो है इसके क्या मिले हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से मैंने कहा था कि दो टीलों की हमने क्या की थी? खुदाई की थी। कितने टीलों की खुदाई की थी? तो हमने दो टीलों की खुदाई कालीबंगा सभ्यता से की थी। इसका एक तो टीला कौन सा टीला था? पश्चिमी टीला था। और दूसरा जो टीला था वो कौन सा था? पूर्वी टीला था। पूर्वी टीला था। दूसरा कौन सा था? पूर्वी टीला था। लेकिन इन दोनों के दोनों तरफ जो है वो चारों तरफ क्या मिलता है? प्रकोष्ठा मिलता है। और इसी प्रकोष्ठा जो है इसको क्या कहा जाता है? दोहरी रक्षा प्राचीर के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से हमें एक तो यहाँ पर मिश्रित कृषि और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मिश्रित कृषि और कौन से खेतों के साक्ष्य मिले हैं? जूते हुए, यहाँ से क्या मिले हैं? जूते हुए खेत जो है, ये जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। आहड़ सभ्यता जो है, इस आहड़ सभ्यता से हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। हालांकि आहड़वासी किससे अपरिचित थे? चांदी से अपरिचित थे। चांदी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। गणेश्वर से हमें पत्थर के जो बांध है, ये विश्व में पत्थर के बांध सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विश्व में सबसे पहले पत्थर के बांध गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। विश्व में सबसे पहले पत्थर के बांध गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। बेराट सभ्यता जो है यहाँ से एक लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, जिस लिपि का नाम क्या था? शंख लिपि थी। कौन सी लिपि? शंख लिपि के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले थे? बेराट सभ्यता से। तो प्रश्न था कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपके प्रश्न नंबर इस 14 के अंदर ए में बालाथल के सामने सिक्कर लिखा है, बी में गणेश्वर के सामने उदयपुर लिखा है, सी में बागौर के सामने भीलवाड़ा लिखा है, डी में आपको रंग महल के सामने हनुमानगढ़ लिखा है। तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का मिलान करने का प्रयास कीजिएगा।
देखो बालाथल सभ्यता कहां पर है? बालाथल सभ्यता है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। गणेश्वर जो है ये कहां पर है? सीकर के अंदर। कहां पर है? सीकर के अंदर। लेकिन अभी ये कहां पर आ गई है? नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना के अंदर आ गई अभी नीम का थाना। बागौर कहां पर है? तो बागौर है भीलवाड़ा में। बागौर कहां पर है? भीलवाड़ा में। और रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। तो आप मिलाइएगा। ए के सामने दो कहां पर लिखा है? ए के सामने दो प्रश्नों में लिखा है, दो ऑप्शन के अंदर लिखा है। बी के सामने एक जो है, बी के सामने एक किस में लिखा है? तो बी के सामने एक जो है ये आपके 2 नंबर ऑप्शन में लिखा है। तो जिसका 2 उत्तर आ रहा है, बी उत्तर जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट उत्तर है इसका। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को बताया था? ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने है दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपके सामने है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर सी में है जी.एच. ओझा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है आपके सामने एच.डी. सांकलिया। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कि किसने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा था? कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा था। देखो दशरथ शर्मा जो है, इस दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की क्या कहा था? तीसरी राजधानी कहा था। दयाराम साहनी जो है, इस राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1936 में एक सभ्यता जिसका नाम है बेराट, इस बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है ये आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक है। एच.डी. सांकलिया जो थे, इसने कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा था। इन्होंने कालीबंगा को कौन सी बस्ती बताया था? कालीबंगा को दीनहीन बस्ती बताया था। कालीबंगा को कौन सी बस्ती कहा था? तो इन्होंने कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा था। कौन सी बस्ती कहा था? दीनहीन बस्ती कहा था। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती किसने कहा था? कालीबंगा को दीनहीन बस्ती जो है वो एच.डी. सांकलिया के द्वारा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, इस दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया था। एक इतिहासकार आते हैं जिसका नाम आता है पिग्गट। इतिहासकार जिसका नाम है पिग्गट, और पिग्गट जो थे इसने एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा था? जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा था? पिग्गट ने। तो काली अपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी, अपने दशरथ शर्मा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दशरथ शर्मा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? इसमें और भी पहाड़ियों के नाम आप लिख सकते हो, जैसे एक पहाड़ी जिसका नाम आता है बीजक, एक आता है भीम डूंगरी। बीजक के अलावा कौन सी डूंगरी? भीम डूंगरी। भीम डूंगरी के अलावा गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। इन सभी पहाड़ियों का संबंध जो है वो कौन सी सभ्यता से माना जाता है? इन सभी पहाड़ियों का संबंध जो है वो कौन सी सभ्यता से माना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कालीबंगा, ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है आहड़, सी में गणेश्वर और डी के अंदर क्या दिख रहा है? बेराट दिख रहा है। तो बेराट सभ्यता जो है, इस बेराट से कौन कौन सी पहाड़ियों का संबंध है? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी और बिज्जक की जो पहाड़ी है, इन सभी पहाड़ियों का संबंध किससे है? तो इन सभी पहाड़ियों का संबंध जो है वो आपके बेराट से हो जाएगा। सी, क्वेश्चन 16 में सी नहीं है, डी है, गणेश्वर से नहीं है।
डी इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। तो गणेश्वर सभ्यता तो आपकी कहाँ पर है, नीमका थाना के अंदर है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, आहड़ सभ्यता जो है इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती क्या कहते हैं इसको, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और ताम्रवती जननी किसको कहते हैं, ताम्रवती जननी के नाम से किसे जाना जाता है, ताम्रवती जननी के नाम से जो है वो गणेश्वर को जाना जाता है। सर मेरा छोटा बेटा आपकी क्लास देख रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया बात है फिर तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बेराट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। बेराट इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, प्राचीन सभ्यता स्थल जहां से मिनेंडर की मुद्राएं मिली है। प्राचीन सभ्यता स्थल जहां से मिनेंडर की मुद्रा जो है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है नगर, ऑप्शन नंबर ए में है नगर, और बी के अंदर है बेराट, सी के अंदर क्या है, बागोर है, और डी के अंदर क्या है, आहड़ है। तो इसमें से आपको बताना है कि मिनेंडर की मुद्रा कहां से मिली है, मिनेंडर की मुद्रा कहां से मिली है। देखो नगर जो है ये उनियारा के अंदर है, कहां पर, उनियारा, नगर उनियारा, उनियारा कहां पर, टोंक के अंदर। उनियारा कहां पर, टोंक जो है, उनियारा टोंक जो है, यहां से क्या मिलता है, आपका नगर मिलता है। इसके अलावा जो आपकी बेराट सभ्यता है ये कोटपुतली के अंदर है। बागोर सभ्यता कहां पर है, तो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी, कौन सी नदी, कोठारी नदी। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, कौन सी नदी, कोठारी नदी। और बागोर सभ्यता में प्राक ऐतिहासिक कालीन सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक ऐतिहासिक कालीन सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य, प्राक ऐतिहासिक कालीन सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो सबसे प्राचीन जो पशुपालन के साक्ष्य है ये पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। इसके अलावा बागोर सभ्यता जो है यहाँ से हमें महासतिया का टीला मिला है, महासतिया का टीला मिला है, महासतिया का टीला मिला है, महासतिया का टीला। देखो महासतिया स्थान तो कहां पर है, महासतिया स्थान तो है आहड़ उदयपुर के अंदर, और महासतिया का टीला जो है वो कहां पर है, तो महासतिया का टीला हो जाएगा बागोर के अंदर। और आहड़ जो है यहां से क्या है, तो यहां से स्थान जो है, जिस स्थान का नाम है महासतिया, महासतिया, महासतिया स्थान तो कहां पर, आहड़ के अंदर, और महासतिया का टीला कहां पर, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, कौन सी नदी, कोठारी नदी। मिनेंडर जो है, इस मिनेंडर की मुद्रा कहां से प्राप्त होती है, बेराट से मिनेंडर की मुद्रा मिली है। मिनेंडर की मुद्रा कहां से मिली है, बेराट से मिली है। देखो बेराट से टोटल हमें 36 मुद्रा मिली थी। बेराट जो है, इस बेराट से टोटल कितनी मुद्रा मिलती है, 36 मुद्रा मिलती है। और ये किस में बंधी थी, सूती कपड़े में बंधी थी, सूती कपड़े में बंदी है। सूती कपड़े में बंदी हमें यहाँ से कितनी मुद्रा मिली है, 36 मुद्रा मिली है, जो किसकी है, चांदी की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है, चांदी की है। इन 36 में से 8 तो कैसी है, पंचमारक है, 8 तो कैसी है, पंचमारक है। और इनमें से 28 क्या है, इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक है। 28 इनमें इंडो ग्रीक है। और 28 में से 16 किसकी है, तो 16 यूनानी शासक मिनेंडर की है। यूनानी शासक मिनेंडर की कितनी मुद्रा है, तो 16 जो इनमें से मुद्राएं हैं वो किसकी है, यूनानी शासक मिनेंडर की है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। बेराट से क्या मिलता है, तो बेराट से हमें मिनेंडर की मुद्रा मिली है। अगला प्रश्न है 1961 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी। 1961 में किसके नेतृत्व में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई जो है ये की गई थी। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है बीवी लाल, बी के थापर, जेपी जोशी, बीवी लाल, राखलदास बनर्जी, कैलाश दीक्षित, नील रतन बनर्जी, दयाराम साहनी। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। और इसकी खोज जो थी ये 1951-52 के अंदर होती है। किसके द्वारा की जाती है, अमलानंद घोष के द्वारा,
अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है 1951-52 के अंदर। और कालीबंगा का जो उत्खनन था ये 1961 से 1969 के मध्य होता है। 1961 से 1969 के मध्य होता है। और इसके उत्खनन में कौन कौन थे, तो जैसे एक तो बीवी लाल हो जाएगा, बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल, एक बीके थापर, एक एमडी खरे और एक एसएस वत्स, इन सभी के द्वारा जो है वो इस सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। याद कैसे रखते हैं, मैंने एक तरीका बताया था आपको कि पति अमल खा कर आया, पति क्या खा कर आया, अमल खा कर आया। उसकी बीबी ने चेक किया और बीबी को क्या लगा था, खारा लगा था यानी अमडी खरे। और बीबी को क्या गया, गुस्सा, और गुस्से में क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। तो बीवी लाल और गुस्से में लाल होकर क्या लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया यानी कि बीके थापर। तो खोज अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है 1951-52 ईस्वी के अंदर। उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य बीवी लाल बीके थापर करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो राइट उत्तर ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस सभ्यता स्थल से यूनानी मुद्राएं मिली है। और जिन यूनानी मुद्रा जो है जिनके ऊपर यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर है, ऐसी मुद्रा कहां से मिली है जिसके ऊपर अपोलो की तस्वीर है, अपोलो की तस्वीर है। ऑप्शन नंबर ए में है आपके सामने बेराट, ऑप्शन नंबर बी में है रेड कहां पर है, टोंक में है। नगरी कहां पर है, तो नगरी है चित्तौड़ में। नगरी कहां पर है, नगरी सभ्यता आपकी चित्तौड़ के अंदर है। नगरी सभ्यता कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है। और चित्तौड़ में कौन सी नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे है। कहां से है, बेड़च नदी के किनारे है। नगरी सभ्यता जो है यहां से 1887 की बात थी। और 1887 के अंदर कर्नल जेम्स टोड जो था, इस टोड ने यहां से एक तो आता है हाथी बरकला और एक आता है गोसुंडी शिलालेख। हाथी बरकला और गोसुंडी जो अभिलेख है, इन अभिलेखों की खोज कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहां से की जाती है, तो नगरी से की जाती है। कहां से की जाती है, नगरी से की जाती है। और आहड़ के बारे में हमने काफी सारी बातें की है। आहड़ वासी चांदी से क्या थे, अपरिचित थे। और साथ में आहड़ जो सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आहड़ सभ्यता से हमें वो यूनानी मुद्रा मिली है जिसके ऊपर यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर है। यहां से हमें कौन सी मुद्रा मिली है, यूनानी मुद्रा मिली है। और इसके ऊपर किसका तस्वीर बना है, अपोलो की तस्वीर बनी है। किसकी तस्वीर बनी है, अपोलो की तस्वीर बनी है। शाबाश। साथ में आहड़ से हमें एक वृषभ बेल की आकृति की एक मुद्रा मिली है। बेल की आकृति की एक मुद्रा मिली है। बेल की आकृति की भी एक मुद्रा मिली है। और बेल की आकृति की मुद्रा जो है जिसको बनासियन वुल्स कहा जाता है, बनासियन वुल्स कहा जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बनासियन वुल्स के नाम से। और कौन सी पद्धति में बना है, टेराकोटा पद्धति के अंदर बना है। बनासियन वुल्स जिसे कहा जाता है, कौन सी पद्धति में बना है, टेराकोटा पद्धति के अंदर बना है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि यूनानी जो शासक थे या यूनानी मुद्रा मिली है जिसके ऊपर अपोलो की तस्वीर है। दूसरी तरफ त्रिशूल, बिल्कुल दूसरी तरफ त्रिशूल था। हाँ, आपने क्लास को अच्छे से देखा था ना, सभ्यता वाली के, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो 4 नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का नवीन स्थल धौली मगरा जो है वो किस जिले से संबंधित है। आहड़ सभ्यता का नवीन स्थल जो है जिसका नाम है धौली मगरा, ये कौन सी सभ्यता अपने कौन से जिले से संबंधित है। देखो आहड़ के जो स्थल आते हैं, आहड़ सभ्यता जो है, इस आहड़ सभ्यता के स्थलों की अगर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता के काफी सारे स्थल जो है, जैसे एक तो हो गया बालाथल के अलावा एक हो जाएगा गिलुंड, ये भी आहड़ संस्कृति का ही एक भाग है। एक हो जाएगा धौली मगरा और एक हो जाएगा जाडोल। ये सारे के सारे जो है एक ईशवाल
ये सारे के सारे स्थल जो है वो किससे संबंधित है? आहड़ से संबंधित ताम्र युगीन या ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताएं हैं ये। तो ये जो धौलीमगरा स्थल है ये कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है राजसमंद, बी के अंदर भीलवाड़ा, सी के अंदर चित्तौड़ और डी के अंदर कौन सा? उदयपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो बलवीर बिल्कुल सही है, देव मीणा जी बिल्कुल सही। 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो जिनका 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है उसका राइट उत्तर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 20 में डी, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन सभी कथनों को आराम से पढ़ना है और इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा असत्य है। इसमें से कौन सा असत्य है? यह नगरीय सभ्यता मानी जाती है, यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये बात तो सही है इसकी कि नगरीय सभ्यता है और नगरीय सभ्यता में जल निकासी की क्या है? उत्तम व्यवस्था होती है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है, रहन सहन व्यवस्था भी अच्छी है। और यहाँ से हड़प्पा कालीन व पूर्व हड़प्पा कालीन जो है वो हमें अवशेष मिले हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे हमारा जो प्रथम और दूसरा जो स्थल है, प्रथम और दूसरा जो स्तर था ये क्या था? पूर्व हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन था। और इसके अलावा तीसरा, चौथा और इसका जो 5वां स्तर है, ये 5वां स्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा कालीन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन हो जाएगा। जो पूर्व हड़प्पा कालीन है इनका समय 2450 BC हो जाएगा और जो हड़प्पा कालीन है इनका समय हो जाएगा 2350 BC। 3 नंबर लाइन इसने लिखी है कि यहाँ से प्राप्त किलाक्षर लिपि, यहाँ से प्राप्त किलाक्षर लिपि जो बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। क्या लिखा? बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। ये बात गलत है भाई, बाएं से दाईं तरफ नहीं लिखी जाती है, दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती है। जो किलाक्षर या भावचित्रात्मक बुस्ट्रोफेदम जो लिपि है, इस लिपि को कैसे लिखा जाता है? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। इसने बाईं से दाईं लिखा, इसका मतलब ये बात इसकी क्या है? गलत है। यहाँ बेलनाकार मोहरे मिली है, बिल्कुल मेसोपोटामिया के समान बेलनाकार मोहरे और तंदूर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये बात जो इसकी क्या हो जाएगी? गलत है। तो इसमें से गलत कथन आपको बताना था, असत्य कथन बताना था, तो 3 नंबर इसका कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। 3 नंबर कथन जो है वो इसका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मुद्रा पर महिला कुंवारी देवी का चित्र व दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्र जो है वो देखने को मिलता है? व्याघ्र का मतलब होता है चिता, व्याघ्र का अर्थ होता है चिता। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से एक महिला का चित्र मिलता है जिसको कुंवारी देवी के नाम से जाना जाता है और साथ में दूसरी तरफ जो है वो व्याघ्र का चित्र जो है वो देखने को मिलता है? तो वो कौन सी सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए में बेराट और बी के अंदर बागोर, बागोर भीलवाड़ा में है, सी के अंदर आहड़ हो जाएगा और डी के अंदर क्या है? कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? कालीबंगा होगा। कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से हमें एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसके एक तरफ महिला का चित्र है जिसको कुंवारी देवी के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्र है, यानी कि चीता जो है वो देखने को मिलता है। चीता या व्याघ्र जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि राजपूतों के अग्निकुंड की उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने दिया था? राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड का जो मत था वो सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है मोहनोत नैणसी, बी के अंदर है सूर्यमल मिश्रण, सी में है अग्नि पुराण और डी के अंदर है चंद बरताई। अग्नि पुराण को तो आप छोड़ ही दो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अग्नि पुराण का नहीं है। ये 3 आदमी इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये तीनों कहते हैं कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से या विशिष्ट मुनि के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे, प्रतिहार, प्रमार, चालुक्य, चौहान। इस बात को प्रतिपादित किसने किया था? इस बात को प्रतिपादित किया था सबसे पहले चंद बरदाई ने। किसने किया था? चंद बरदाई के द्वारा किया जाता है। चंद बरदाई जो था इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? इन्होंने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो के नाम से किताब किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने। और इस पृथ्वीराज रासो किताब के अंदर चंद बरदाई कहते हैं कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। सर जी रट्टे की क्लास क्यों बंद हो गई? कौन सी क्लास बंद हो गई? RTE। अच्छा, रट्टे लिखा है कि RTE लिखा है? कोई बात नहीं। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा किया था जलहण ने। जलहण के द्वारा इस ग्रंथ को पूरा किया जाता है, जो चंद बरदाई का पुत्र था। चंद बरदाई जो थे, इन्होंने इनका जन्म हुआ था लाहौर में। जन्म कहां पर हुआ था? लाहौर के अंदर हुआ था। और इनका जो मूल नाम था वो पृथ्वी बट था। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था साहब पृथ्वी बट। चंद बरदाई का मूल नाम कौन सा था? पृथ्वी बट चंद बरदाई का मूल नाम था। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ आता है, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर 68 प्रकार के क्या प्रयोग किए गए हैं? छंद प्रयोग किए हैं। और 69 प्रकार के इसमें क्या है? सर्ग देखने को मिलते हैं। 68 प्रकार के इसमें छंदों का प्रयोग किया है और 69 प्रकार के सर्ग का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। और इसमें कहा है कि अग्निकुंड से इनकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। इस बात का समर्थन सूर्यमल मिशन मोहनोत नैणसी करते हैं, लेकिन पहली बार देने वाला, ये बात कहने वाला, प्रतिपादित करने वाला बंदा जो है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अपने चंद बरदाई हो जाएगा। इस अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थक तो ये तीनों थे। ये दोनों जो है सूर्यमल मिशन मोहनोत नैणसी समर्थक थे, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन भी कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। जैसे एक तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है, इन्होंने खंडन किया था। एक डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, ये खंडन करते हैं। और एक जयचंद विद्यालंकर जो थे, इस जयचंद विद्यालंकर के द्वारा भी इनका क्या किया गया था? खंडन किया गया था। किसका? इस अग्निकुंड के सिद्धांत का खंडन किया गया था। RT 2009 लिखा है। कोई बात नहीं, अगर बंद हुई है तो बात करेंगे सर से, कोई बात नहीं, चालू हो जाएगा ना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो किससे बताई है? तो डॉक्टर भंडारकर जो था, इसने चित्तौड़ व अचलेश्वर अभिलेखों को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? एक तो चित्तौड़ अभिलेख और एक अचलेश्वर अभिलेख। एक तो कौन सा अभिलेख? चित्तौड़ अभिलेख। और एक कौन सा? अचलेश्वर अभिलेख। इन्होंने चित्तौड़ व अचलेश्वर अभिलेख को पढ़ने के बाद में, इन अभिलेखों के आधार पे इन्होंने गुहिल जो है, इस मेवाड़ के गुहिल जो थे, इनको नागर जाति का ब्राह्मण बताया था। नागर जाति का ब्राह्मण बताया था। नागर जाति का क्या बताया था? ब्राह्मण बताया था। हालांकि महाराणा कुंभा के द्वारा जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर एक टीका लिखी जाती है। उस टीका का नाम था रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया टीका के अंदर भी इनको नागर जाति का ब्राह्मण ही कहा गया है। लेकिन जो आपके डॉक्टर भंडारकर जो थे, इन्होंने सबसे पहले चित्तौड़ व अचलेश्वर अभिलेख के आधार पर गुहिल जो थे, इन गुहिल वंश के राजपूतों को या गुहिल और सिसोदिया राजपूतों को नागर जाति का ब्राह्मण बताया था। तो राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से किसने बताई थी? तो कुषाणों से जो है वो कनिंघम नाम का एक इतिहासकार था, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसने उत्पत्ति कुषाणों से बताई थी। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति बताते हैं CV वैद्य। और एक अपने आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक डॉक्टर GH ओझा, यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये वैदिक आर्यों से उत्पत्ति बताते हैं। अग्निकुंड से मोहनोत नैणसी सूर्यमल मिशन ये बताते हैं। और नागर जाति जो है, इस नागर जाति के ब्राह्मण किसने कहा था? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा गुहिल वंश के राजपूतों को या गुहिल राजपूतों को क्या कहा था? नागर जाति का ब्राह्मण कहा था। इसके बाद में हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है? हर्षनाथ शिलालेख के अंदर चौहानों को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर A में है सूर्यवंशी, B में है चंद्रवंशी, C में वैदिक आर्यों की संतान और D में अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। तो आपको बताना है कि हर्षनाथ जो अभिलेख है, इस हर्षनाथ अभिलेख के अंदर चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई है?
हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति जो है वो किससे बताई गई है? देखो, चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सूर्यवंशी शिलालेख आता, सूर्यवंशी जो है, इस सूर्यवंशी के अंदर हर्षनाथ अभिलेख हो जाएगा। हर्षनाथ अभिलेख जो है, ये हर्षनाथ अभिलेख चौहानों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। ये हर्षनाथ ही नहीं, और भी काफी सारे ग्रंथ वगैरह आते हैं जो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने सूर्यवंशी सिद्धांत की, तो चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले कौन कौन हैं? चौहानों को सूर्यवंशी हमीर महाकाव्य में बताया जाता है। हमीर महाकाव्य जो है, महाकाव्य जो ग्रंथ है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया जाता है। हमीर रासो जो ग्रंथ है, इस हमीर रासो के अंदर भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया जाता है। हमीर रासो के अंदर भी सूर्यवंशी बताया जाता है। इसके अलावा चौहानों को सूर्यवंशी जो है, एक तो हमीर महाकाव्य, हमीर रासो के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया जाता है। इसके अलावा बेदला अभिलेख, बेदला अभिलेख, इसके अंदर भी चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी बताया गया। बेदला अभिलेख के अंदर भी सूर्यवंशी बताया है। एक आती है चौहान प्रशस्ति, चौहान प्रशस्ति, इस चौहान प्रशस्ति के अंदर भी सूर्यवंशी बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, इस दशरथ शर्मा के द्वारा भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। हर्षनाथ अभिलेख में भी चौहानों को क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है। चंद्रवंशी की बात करें तो हांसी व अचलेश्वर जो अभिलेख है, इनमें चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया है। एक तो हांसी और एक कौन सा? अचलेश्वर, अचलेश्वर अभिलेख। हांसी और अचलेश्वर जो अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों के अंदर चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया है। और चौहानों को अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है? तो ये प्रतिपादित तो आपके चंद बरदाई के द्वारा किया गया था, और इनका सहयोग जो है वो मुहणोत, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा इनका सहयोग जो है वो किया गया था। मुहणोत, नैणसी, सूर्यमल मिश्रण भी इनका सहयोग करते हैं। तो सूर्यवंशी बताया गया है। हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 30 क्वेश्चन है टोटल, है ना। निम्न में से कौन से वंश के उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी? कौन सा वंश जो है जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है परमार, परमारों की उत्पत्ति तो अग्निकुंड से हुई थी, चालुक्यों की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से हुई थी, चौहानों की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से हुई थी, प्रतिहारों की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से होती है, सिसोदिया जो राजपूत थे इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं होती है। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि सिसोदिया जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं होती है। सिसोदिया राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं होती है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने सुमेलित करने वाला प्रश्न है, कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश था? गुहिल वंश था। चौहानों ने कहां पर शासन किया था? सांबर के अंदर शासन किया था। राठौड़ों ने कहां पर शासन किया था? भरतपुर में किया था क्या? नहीं किया था। राठौड़ों ने शासन किया था मारवाड़ के अंदर। कहां पर शासन किया था? तो राठौड़ों ने एक तो शासन किया था आपके मारवाड़, या फिर मैं यूं कहूं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जोधपुर, जोधपुर के अलावा बीकानेर और किशनगढ़। किशनगढ़ यहां पर किसने शासन किया था? राठौड़ों ने शासन किया था। भरतपुर के अंदर कौन सा वंश था? तो भरतपुर के अंदर था जाट राजवंश। कौन सा राजवंश था? भरतपुर के अंदर था जाट राजवंश। जाटों ने कहां पर शासन किया था? तो जाटों ने पर्टिकुलर भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर शासन किसने किया था? जाटों ने किया था। पर्टिकुलर भरतपुर क्षेत्र के अंदर शासन जाटों का है। भाटी राजपूतों ने कहां पर शासन किया था? तो भाटी राजपूतों ने जैसलमेर के अंदर शासन किया था। ये यदुवंशी शाखा है। भाटी शाखा जो है ये यादवों की ही एक शाखा थी, और इन्होंने कहां पर शासन किया था? जैसलमेर में। एक यादवों की और शाखा थी जादौन शाखा, जिसने करौली के अंदर शासन किया था, है ना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। असुमेलित या सुमेलित नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? राठौड़ों ने शासन जो है वो मारवाड़ वाले क्षेत्र में किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम अभी पीछे बात कर रहे थे बिल्कुल जाट।
वहां तो जाट थे, बिल्कुल भरतपुर के अंदर जाट थे। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण वंशी और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो हमीर महाकाव्य में हम अभी पिछले प्रश्न के ऊपर चर्चा करके आए हैं कि हमीर महाकाव्य जो है, इस हमीर महाकाव्य के अंदर क्या कहा गया है, तो हमीर महाकाव्य के अंदर सूर्यवंशी कहा गया है। और साथ में हंसी जो अभिलेख था, इस हंसी और अचलेश्वर अभिलेख में क्या कहा गया था, चंद्रवंशी कहा गया था, चंद्रवंशी कहा गया है। ब्राह्मण वंशीय कहां पर कहा गया है, तो इनको ब्राह्मण वंशीय कहां पर कहा गया है। ब्राह्मण वंशीय देखिएगा, एक तो ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है कायमखा राशो, कायमखा राशो, कायमखा राशो। कायमखा राशो जो है ये इनको क्या बताता है, ब्राह्मण बताता है। कायमखा राशो के अंदर इनको क्या कहा गया है, ब्राह्मण वंशीय कहा गया है। इसके अलावा इनको ब्राह्मण जो है वो आपके चंद्रावती अभिलेख के अंदर, चंद्रावती अभिलेख जो है, इस चंद्रावती अभिलेख के अंदर भी क्या कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है। किसको, चौहानों को कहा गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया, सूर्यवंशी बताया। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट उत्तर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट जो प्रश्न है यह है कि गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कहां पर मिलता है। गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कहां पर मिलता है, ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है क्या। देखो, ग्वालियर प्रशस्ति कौन से राजा के समय की है, भोज प्रतिहार के समय की है। कौन से प्रतिहार के समय की है, भोज प्रतिहार के समय की है। जिसकी भाषा कौन सी है, भाषा है इसकी संस्कृत, इसकी भाषा है संस्कृत। और इसकी लिपि कौन सी है, इसकी लिपि है ब्राह्मी, इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। सबसे बड़ी बात, ग्वालियर प्रशस्ति में तिथि जो है वो अंकित नहीं है, तिथि इसके अंदर अंकित नहीं है। वह अभिलेख ये भी भोज के समय का है। भोज के समय का पहला अभिलेख कौन सा है, वह अभिलेख 836 ईस्वी का, ये भोज के समय का पहला अभिलेख आता है, वह अभिलेख। शकंद पुराण, शकंद पुराण के अनुसार, इस शकंद पुराण के अनुसार जो था ये भोज प्रतिहार है। इस भोज ने राज्य किसको दिया था, तो भोज ने राज्य महेंद्रपाल को दिया था। किसको दिया था, महेंद्रपाल प्रथम को दिया था, महेंद्रपाल प्रथम को दिया था। और एहोल अभिलेख जो है, इस एहोल अभिलेख में, एहोल जो अभिलेख है ये किसका है, तो बादामी के चालुक्य नरेश आते हैं। बादामी के कौन से नरेश, तो बादामी के चालुक्य नरेश। और बादामी के चालुक्य नरेश जिनका नाम आता है पुलकेशिन द्वितीय, बादामी के चालुक्य नरेश जिनका नाम आता है पुलकेशिन द्वितीय, जिनका अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया। सर मैं 9वीं का स्टूडेंट हूँ, आपसे मेरी पढ़ाई करती है, अभी वो कुछ और पढ़ रही थी तो मैं टेस्ट देना। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, 9वीं का स्टूडेंट हो क्या आप, आपकी दीदी ने कोर्स ले रखा है और आप उनके कोर्स से देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। भविष्य में ये चीज़ें आपको भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अभी आप बच्चे हो तो इसमें ज़्यादा मत घुसो। एक बार अपनी लाइफ जियो आराम से, 12वीं तक आवश्यकता नहीं है, बाद में यही घोड़े यही मैदान, इस मैदान के अंदर सबको आना पड़ेगा, है ना। और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। और लास्ट जो है आज की क्लास का अंतिम जो प्रश्न है ये आपके सामने है कि निम्न में से किस अभिलेख में गुर्जरों का उल्लेख नहीं मिलता है, किस अभिलेख में गुर्जरों का उल्लेख नहीं मिलता है। नीलकुंड, देवली, करडाड़ और गोशुंडी। तो सीधा सा प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है कि गोशुंडी जो शिलालेख है इसमें गुर्जरों का उल्लेख नहीं मिलता है। ये आपके गोशुंडी शिलालेख 2 है। गोशुंडी शिलालेख जो है वो कितने हैं, 2 शिलालेख है। एक तो गोशुंडी शिलालेख है, एक शिलालेख का नाम है गोशुंडी शिलालेख, एक शिलालेख है जिसका नाम है गोशुंडी शिलालेख, जिससे संबंधित काफी सारे एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक तो है गोशुंडी शिलालेख और एक आता है गोशुंडी बावड़ी शिलालेख, गोशुंडी बावड़ी शिलालेख, एक आता है गोशुंडी बावड़ी शिलालेख। ये आपके गोशुंडी नाम से 2 शिलालेख है, एक तो गोशुंडी शिलालेख और एक गोशुंडी बावड़ी शिलालेख। ये जो बावड़ी गोशुंडी बावड़ी शिलालेख है ये 1504 का है। इससे एक संधि की जानकारी मिलती है और उस संधि का नाम था आवल बावल।
ये मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य 1453 को एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। इस आवल बावल की संधि की जानकारी गोसुंडी शिलालेख से मिलती है, गोसुंडी बावड़ी शिलालेख से मिलती है। और ये जो गोसुंडी शिलालेख है आपका, ये 2री शताब्दी बीसी का है। कब का है? 2nd शताब्दी बीसी का है, 2री शताब्दी बीसी का है, 2री शताब्दी बीसी का है, 2री शताब्दी बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट का है। और इस गोसुंडी शिलालेख से हमें एक वंश की जानकारी मिलती है, जिस वंश का नाम आता है गज वंश। गज वंश की जानकारी मिलती है। साथ में इस शिलालेख से हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। और साथ में हमें एक धर्म आता है जिसका नाम आता है वैष्णव धर्म। इस वैष्णव धर्म की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कौन से शिलालेख से? गोसुंडी शिलालेख से मिलती है। और गोसुंडी शिलालेख जिसकी भाषा से प्रश्न जो है, भाषा और लिपि से प्रश्न 1st ग्रेड में 2 या 3 बार पूछ लिया गया है। एक तो अभी लेटेस्ट में पिछली जो वैकेंसी, पिछली वैकेंसी हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें भाषा कौन सी है? भाषा हो जाएगी इसकी संस्कृत। और लिपि कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी जो है। कौन सी भाषा और लिपि बंद है? तो ये भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी। और उल्लेख किस में नहीं मिलता है? गोसुंडी शिलालेख के अंदर। तो आज की क्लास में इतना हमने जो भी पिछले दिनों के अंदर जितना पढ़ा था इतिहास के अंदर, उन सभी के जितने प्रश्न बनते थे वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में अगर आपके जहन में इन सभ्यता उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और साथ में आपका गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके जहन में आता है तो आप वो प्रश्न मेरे से पूछ सकते हो। तो बाकी हाँ जी, हिंदी की क्लास भी चलती है। बाकी अपने अगली क्लास के अंदर आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।